स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मोमेंटम क्या होता है ना। इसके पहले अपन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अगर पढ़े थे ना, डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का हमने कुछ एग्जांपल देखा था। एंड देन वी स्टार्टेड विद अ न्यू टॉपिक दैट इज मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम के बारे में उसको भी अपन ने क्या लिखा था, लीनियर मोमेंटम, राइट। लीनियर मोमेंटम इट वाज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और इसका क्वालिटेटिव मीनिंग अपन क्या पढ़े थे कि एनी बॉडी जिसके अंदर जो मोशन होगा, कितना मोशन है उस बॉडी के अंदर, उसी को मोमेंटम बोलते हैं। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा मोशन होगा, जितना कम मोमेंटम है उतना कम मोशन होगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि मोमेंटम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। वो कितनी भारी बॉडी है और कितनी तेजी से आ रही है, इस दो फैक्टर पे आपका मोमेंटम डिपेंड करेगा। यूनिट क्या था मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां पे देखिए, नेक्स्ट लिखना, हेडिंग डाल लो मेन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रेडी, तो समझते हैं पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर अपन इसका स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। चलो समझ लो, एक बॉडी है जिसका मास m है ना, इट इज करेंटली मूविंग विद द वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u उस बॉडी का। अब अगर मान लो मैंने कुछ उस पर फोर्स लगाया, मैंने उसको पुश किया बॉडी को, तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इनफैक्ट बढ़ेगी, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, बट कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया उसके ऊपर। और हम जानते हैं फोर्स के इफेक्ट्स, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन स्टार्ट द रेस्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो जब मैंने अनबैलेंस फोर्स लगाया, ध्यान रखना ना, इस टाइप का फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स लगाऊंगा मैं, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होके भी हो जाएगी। समझ रहे हैं, मतलब पहले जो मोमेंटम था उसको अपन नाम देंगे इनिशियल मोमेंटम, जैसे इनिशियल वेलोसिटी है वैसे इनिशियल मोमेंटम देंगे, और लेट अस टेक इट एज p1 इनिशियल मोमेंटम। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, m इंटू यू होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है और मास m है, तो mu होगा उसका इनिशियल मोमेंटम। एग्री करते हैं सब यहाँ तक। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि मोमेंटम चेंज होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास चेंज होगा क्या, मास तो वही रहेगा ना। अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा मास अलग, और मैं दौड़ूंगा तो मास अलग थोड़ी ना होगा, मास सेम रहेगा ना बॉडी का, तो मास विल बी सेम। तो नाम दे देते हैं P2 m into v। समझ में आया। तो दिस इज द इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज द फाइनल मोमेंटम। और ये मोमेंटम चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक अनबैलेंस फोर्स लगाया। यहां तक क्लियर है सबको। यस सर। डेल पी एक क्वांटिटी होता है, डेल का मतलब होता है, एक ट्रायंगल बना के अपन उसको डेल बोलते हैं, डेल्टा। डेल, डेल मतलब होता है चेंज, इसको बोलते हैं अपन चेंज। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, डेल पी का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। कितना हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। हमेशा मैंने क्या बोला कि चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल में। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, P2 माइनस यानी कि mv माइनस mv। समझ में आई बात है ना। डेल पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, mv माइनस mv। अब ये चेंज कम होगा अगर मैं फोर्स कम लगाऊंगा, और ये चेंज ज्यादा होगा अगर मैं फोर्स कम लगाऊंगा। मतलब मान लो एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी, जिसका मास 5 kg है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, मैंने फोर्स लगाया लेट्स से 1 न्यूटन का, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी 4 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितना आया मोमेंटम में, देखो mv माइनस mu, 2 मीटर नहीं, आप पूरा निकालो ना कितना आएगा, m इंटू v करूंगा कितना होगा, 20 होगा, मास 5 है, फाइनल वेलोसिटी 4 है, तो 5 इंटू 4 20 होगा, राइट। माइनस 5 इंटू 2 10, यानी कि 20 माइनस 10 कितना हुआ
10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है, डेल पी। पहले मोमेंटम 10 था, 10 केजी मीटर पर सेकेंड, बाद में मोमेंटम 20 हो गया। एम आई क्लियर? और अगर ये फोर्स मैंने बढ़ा के 2 न्यूटन का लगाया होता तो ये वेलोसिटी और बढ़ती ना, तो ये क्या हो जाती, मान लो वेलोसिटी बढ़ के होती 6, तो अब मोमेंटम कितना हो जाता नया वाला 30। तो अब चेंज कितना होता, एल की का वैल्यू 30 माइनस 10, यानी कि चेंज भी बढ़ जाता ना। आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? दोनों एग्जांपल में, एक में मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का तो वेलोसिटी 2 से 4 हुई, और अगर मैंने फोर्स लगाया होता 2 न्यूटन का तो वेलोसिटी 2 से 6 हो जाती। तो मोमेंटम भी बढ़ के 10 से 30 होता, पहले 10 से 20 हुआ है, अब 10 से 30 हो जाएगा। तो चेंज पहले 10 का था, अब चेंज 20 का। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दिस मीन? ये एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है? इधर झापड़ मारूंगा ना, उधर से बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? मतलब फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे चेंज इन मोमेंटम भी उतना ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो अब यहीं से ना आपका सेकंड लॉ आता है, देखना। इसको हम चेंज इन मोमेंटम बोल रहे हैं। अब एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, रेट। रेट मतलब आम भाषा में हम इसको रेट मतलब प्राइस बोलते हैं ना, कितने रेट का है ये। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में रेट का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू टाइम। मतलब फोर्स लगाया मैंने तो कितना देर लगा वेलोसिटी को 2 से 4 या 2 से 6 होने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं इसको। एक तो हम बात कर लिए कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हो गया पी। फिर हमने बात की चेंज इन मोमेंटम, तो उसको अपन ने कैसे डिनोट किया, डेल पी से। बट ये होने में टाइम भी तो लगेगा ना, उसकी वेलोसिटी u से v आने में इट विल टेक सम टाइम। आया ना? तो उसको कहते हैं अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और बस हमको क्या करना होता है इसके लिए, चेंज ऑफ मोमेंटम तो है क्या, डेल पी तो रहेगा, और साथ में रेट के कारण टाइम का फैक्टर आ जाएगा डिवाइडेड बाय टी। दिस इज टर्म्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कितने रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, कितने टाइम पे मोमेंटम चेंज हुआ है। रेट के लिए अपन टाइम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। रेट का मतलब ही टाइम है, प्रोपोर्शनल नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इतना बड़े वर्ड का मतलब ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने पिछली क्लास में भी देखा था ना। मैंने बोला था कि अगर फोर्स बढ़ाओगे तो चेंज भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ, ये अभी अपन पीछे पढ़े ना, आप लोग खुद बोले ना कि फोर्स बढ़ाएंगे सर तो चेंज बढ़ेगा, तो ये वही तो लिखा हुआ है, यही सेकेंड लॉ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। आपने ज्यादा फोर्स लगाया, आपने कम फोर्स लगाया, तो आपके बॉडी का मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, आपकी बॉडी का मोमेंटम कम चेंज होगा। समझ रहे हैं? इन्होंने कम फोर्स लगाया तो वेलोसिटी भी 2 से 4 ही शिफ्ट हुई, और इन्होंने ज्यादा फोर्स लगाया तो वेलोसिटी 2 से 8 शिफ्ट हो गई। तो मोमेंटम में चेंज भी इनकी बॉडी में ज्यादा आएगा, इनकी बॉडी में कम आएगा। एम आई क्लियर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अब देखो यहीं से वो F इज इक्वल्स टू ma कैसे आएगा, ध्यान देना। del P upon T directly proportional to F। This is the statement for second law, अपन लिख लेंगे उसको, ठीक है। अब del P का मतलब क्या था, mv minus mu, राइट? सही लिखा है। del P की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, mv minus mu। अभी अपन देखें ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ठीक है। या फिर पहले F को भी ऐसा लिख सकते हो, F जितना फोर्स दोगे उतना मोमेंटम बढ़ेगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कॉमन ले लेता हूं मैं, दोनों में लिख सकते हैं, दोनों में m है ना, तो m को कॉमन ले लेता हूं, बचेगा v माइनस u बाय t। और ये क्या होता है,
माइनस म्यू बाय 2 क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका क्या होता था? एक्सेलरेशन। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए मैं इक्वल टू लगाऊंगा और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा k, जिसको बाद में अपन 1 पुट कर देंगे ताकि फॉर्मूला बन जाए आपका m into a, क्योंकि a होता है v माइनस u बाय t। अब अगर मैं इफ k इज इक्वल्स टू 1 रखता हूं तो फॉर्मूला बन जाएगा f इज इक्वल्स टू ma। ये अपना फॉर्मूला था जो अपन फोर्स में पढ़े थे, याद है? ये अपन पढ़े थे ना, फोर्स इज इक्वल्स टू ma। मैंने बताया था इसको अपन आगे जाके डिराइव करेंगे सेकंड लॉ में, तो ये वो डेरिवेशन है। समझ में आ रही बात है ना? यही से तो फोर्स का यूनिट आया था ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास का यूनिट केजी एंड एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूरा यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अपन क्या बोलते थे? न्यूटन, व्हिच वाज नोन एज न्यूटन। और यही अगर मास को मैं ग्राम में ले लूं और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लूं तो उसको अपन क्या बोल रहे थे? डाइन। न्यूटन एंड डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये भी अपन ने निकाला था ना। Newton is the SI unit of force. Newton is the SI unit of force, and dyne is the CGS unit of force. समझ में आ रही है बात? ठीक है। इक्वल टू लगाओगे ना तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। ठीक है। जैसे देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इसको ऐसे समझना, जितना अच्छा पढ़ाई करोगे, जितना अच्छा पेपर बना के आओगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे। सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी पेपर अच्छा दे के आए, पर सबके मार्क्स बराबर आते हैं क्या? कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं ना, तो वो चेंजेस आपके कांस्टेंट हैं। समझ रहे हो? वो अलग अलग के लोगों के लिए अलग अलग होगा के का वैल्यू। तो हमने फॉर्मूला बनाने के लिए एफ के की जगह 1 ले लिया ताकि एफ इज इक्वल टू एम फॉर्मूला बन सके। समझ रहे बात में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। बट सबके लिए वो के अलग अलग हो सकता है। सबने पढ़ाई की, सबने बराबर पढ़ाई की, बट सब अलग अलग हैं, तो उनके मार्क्स भी सब अलग अलग आएंगे। समझ रहे? पर जो रिलेशन था वो यही था कि अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, प्रपोर्शनल। समझ रहे? नहीं पढ़ोगे तो नहीं नंबर आएंगे, प्रपोर्शनल। दोनों तरफ पॉसिबल है ना। ऐसा तो ना कि एक क्वांटिटी बढ़ा दूसरी क्वांटिटी बढ़ी तो उस क्वांटिटी को कम करोगे तो ये कम भी होगी। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रपोर्शनल। डायरेक्टली रिलेटेड बोल दो, डायरेक्टली रिलेटेड। प्रोपोर्शनल का मतलब रिलेशन होता है। ठीक है, चलो लिखना। इसमें नीचे हेडिंग आ दिया है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें लिखो इसमें सबसे पहले ना एक सब हेडिंग डालना, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम एक सब हेडिंग रहेगा इसमें। पहले अपन समझते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या है, फिर अपन समझेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, फिर अपन लॉ लिखेंगे। चेंज इन मोमेंटम हेडिंग डालना। ठीक है, इसमें लिखो let us suppose a body of mass m। let us suppose a body of mass m। जैती आवाज आ रही है मेरी? let us suppose a body of mass m moving with a velocity, initial velocity u, moving with a initial velocity u, moving with a initial velocity u, moving with a initial velocity u, small u ना। ठीक है, let a force F Newton, let a force of F Newton, let a force of F Newton, let a force of F Newton be applied on that body, be applied on that body, be applied on that body, which changes its velocity to v,
which changes its velocity to v, small v. ये लाइन सबको समझ में आई? अपने 4 लाइन लिखी अभी. हाँ, हमने एक बॉडी लिया जिसका मास m है, वो एक वेलोसिटी u से चल रही है. हमने उस बॉडी में एक फोर्स लगाया F न्यूटन का, जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो गई. ठीक है, अब नीचे लिखना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू, initial momentum of the body is equals to, initial momentum of the body is equals to P1 equals to m into u. ठीक है, P1 is equals to m into u. ठीक है, अगला आएंगे फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम of the body P2 is equals to mv. ठीक है, P2 is equals to mv. ठीक है, therefore change in momentum comma del p से डिनोट करेंगे ना अपन, del p is equals to P2 minus P1, P2 minus P1. वैल्यू पुट कर दो, mv minus mu या m common v minus. This is the change in momentum. हो गया आंसर? तो नीचे लाइन में लिखना, स्टेटमेंट लिखना न्यूटन्स का सेकंड लॉ पर. यहाँ लिखेंगे अपन स्टेटमेंट, नीचे लिखना स्टेटमेंट करके डाल दी सब हेडिंग, स्टेटमेंट करके अंडरलाइन मारना, हाइफन डाल के लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 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 न्यूटन्स में एपोस्ट्रोफी है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. देखो आप स्टेटमेंट का स्टार्टिंग इस तरीके से कर सकते हो, या फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, इस तरीके से समझ रहे हैं. दोनों तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट. दोनों तरीके से ये स्टार्ट करने के लिए लॉ को स्टेटमेंट लिखने के लिए. ठीक है, लिखना स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम the rate of change of momentum of a body, of a body with respect to time, the rate of change of momentum of a body with respect to time is directly proportional to, is directly proportional to the net external force, net यानी रिजल्टेंट वाला. हो सकता है दो फोर्स लग रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप उसका नेट फोर्स निकालोगे ना, माइनस करके एक दूसरे को, इसलिए नेट, और वो फोर्स बाहर से लग रहा है इसलिए एक्सटर्नल फोर्स. समझ रहे एक वर्ड का मतलब, नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the body, acting on the body.
ठीक है, rate of change of momentum of a body with respect to time is directly proportional to net external force applied on the body. क्लियर है स्टेटमेंट सबको? ठीक है, इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखोगे तो क्या हो जाएगा, del p upon t directly proportional to f, या उल्टा भी लिख सकते हो, f directly proportional to del p by del t, और करके वो भी लिखना नीचे, ठीक है। अपन f is equals to ma डिराइव करेंगे तो f लेफ्ट में रहेगा तो अच्छा लगेगा, समझ रहे? तो और करके नीचे लिख लेना, और f directly proportional to del p by t, ठीक है। अभी चीज अपन f is equals to ma भी डिराइव कर लेते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहीं पे आप k लगा दो पहले, del p by t, ठीक है। अब del p का वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे लिख भी देना, फॉर k is equals to 1 f is equals to del p की जगह mv minus u upon t, फिर m को अलग करना, v minus u2 u upon t को अलग दिखाना, और फिर आगे जाके इसको a से रिप्लेस कर देना, f is equals to, ठीक है। जयती समझ में आ रहा है? यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, some applications of जैसे अपन ने फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन लिखे हैं ना, वो जितना भी बस वाला, कारपेट वाला, जितने भी एग्जांपल हमने लिखे हैं वो सब फर्स्ट लॉ के क्या है, एप्लीकेशन है, जहां फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। सम एप्लीकेशंस ऑफ f is equals to mv minus lu upon t, इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, कहां यूज होते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बट ये बाय टी रहने दो, अभी मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखना नीचे, इफ del p is constant, if del p is constant, अगर अपन चेंज इन मोमेंटम को कांस्टेंट रखते हैं, ये और चेंज नहीं हो रहा है मोमेंटम, इतना ही है चेंज इन मोमेंटम, इफ del p is constant, कॉमा देन ये del p का ना ऊपर mv minus mu जो लिखा हुआ है, इसका मतलब तो del p है वो, देन f is inversely proportional to t, फोर्स t, f और t ऊपर नीचे है ना, फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आप लोग को, मैंने क्या बताया था, जो सामने दिखा रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर जो नीचे वाला वो तो इनवर्सली है ना, तो अगर ये कांस्टेंट है तो f और t के बीच में इनवर्स रिलेशन है, मतलब टाइम बढ़ेगा फोर्स कम लगेगा, और टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, समझ रहे हो आप लोग? यही तो हुआ ना, टाइम बढ़ा फोर्स कम लगेगा, और टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स सुनो आपको क्या क्या होता है। कभी कराटे वाले को देखे हो, कराटे जो आता है जिनको, वो ईंट कैसे तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, दोनों स्लैब के बीच में ईंट रख दिए और कैसे एकदम ऐसे धीरे मारते, कैसे स्लोमो में मारते हैं, नहीं ना, कैसे मारते हैं, कैसे मारते हैं ना, एकदम तेजी से। तो ये तेजी से मार के क्या करते हैं, वो टाइम को कम कर देते हैं, कम टाइम लगा ना, अभी ज्यादा टाइम लगेगा, अगर वो ऐसे मारेगा ना तो नहीं टूटेगा ईंट, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने टाइम कम लिया, फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे में अगर आपको झापड़ मारूंगा, तेज मारूंगा अगर, तो ज्यादा लगेगा, कम टाइम लगा फोर्स ज्यादा लगा, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा फोर्स लगा पाएगा वो, ठीक है। अब एक उल्टा एग्जांपल सोचो, टाइम ज्यादा लेंगे तो फोर्स कम लगेगा, तो
क्रिकेट खेलते हो आप लोग? कभी कैच लेते हो? कैसे लेते हो कैच? आप लोग भी खेलते हो? कैसे लेते हो कैच? हाथ ऐसा पीछे करें ना, कीपर को भी देखेंगे वो हाथ ऐसा करके पीछे लेता है ना। ऐसा पीछे लाने से क्या होता है, टाइम और दे रहा है, राइट? वो और टाइम लगा रहा है, मतलब जब बॉल उसके हाथ में आके हिट करेगी ना तो थोड़ा कम लगेगा। समझ रहे? हाँ, बॉल फोर्स में देखो, एक बार में स्टॉप होगी तो लगती है, तो वो मोशन से बोल सकते हैं। ठीक है, एक और समझो, हमारी गाड़ियों में शॉकअप्स होते हैं ना, है ना, वो क्या करते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं। शॉकअप ना वो आपकी गाड़ी के टाइम को बढ़ाएगा, मतलब अगर शॉकअप नहीं होता तो गाड़ी घर घर करके निकल जाती और आपकी गाड़ी में बहुत ज्यादा फोर्स लगता, टाइम कम लगा, फोर्स ज्यादा लगता गाड़ी में, गाड़ी डैमेज हो जाती। अब शॉकअप्स क्यों लगाते हैं अपन? क्योंकि शॉकअप्स आपके टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रेस होंगे ना तो टाइम पीरियड बढ़ेगा और उससे आपकी बॉडी में, जो आपकी गाड़ी की बॉडी है उसमें फोर्स कम लगेगा उस स्पीड ब्रेकर का। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स जहां पे अपन इनका यूज का एप्लीकेशन बता रहे हैं कि हम अगर टाइम कम लेते हैं तो फोर्स ज्यादा अप्लाई हो पाएगा, ज्यादा इंटेंसिटी से फोर्स अप्लाई हो पाएगा, और टाइम अगर बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, इसके बारे में पहले लिखो फिर अपने एग्जांपल्स लिखेंगे। नीचे क्या लिखे हो? इफ del p is constant then f inversely proportional to t। यहां तक लिख लिया सब? नीचे लिखना that is if the time interval during which if the time interval during which if the time interval during which the momentum change takes place, the time interval during which the momentum change takes place is large। समझ में क्या लिख रहे हो? If the time interval during which the momentum change takes place, देखो आप जब बॉल को पकड़ोगे तो बॉल का वेलोसिटी जीरो होने वाला है, मतलब मोमेंटम चेंज होगा ना उसका। अभी तो वो बॉल आ रही है तेजी से आपकी तरफ, एक वेलोसिटी से आ रही है, जैसे आप उसको पकड़ लिए उसका तुरंत मोमेंटम जीरो होने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, अगर ये चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो फोर्स कम अप्लाई होगा हाथों में, समझ रहे? और वही अगर ये चेंज होने में टाइम ज्यादा लगेगा तो, सॉरी, टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। समझ रहे? मतलब मैं हाथ को अगर तुरंत तेज लेके आऊंगा ना तो ये क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज होने में बहुत कम टाइम ले रहा हूँ मैं। पहले हाथ यहाँ पे था और तुरंत नीचे आया, मतलब इतना जल्दी मोमेंटम चेंज हुआ ना। और यहाँ पे मोमेंटम धीरे से चेंज करना चाह रहा हूँ, हाथ को पीछे ला रहा हूँ ताकि और टाइम बढ़ते रहे। मोमेंटम चेंज जो हो रहा है ना, मोमेंटम चेंज तो होगा नो डाउट, बॉल एक वेलोसिटी से आ रही है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम भी होगी, और आपके हाथ में जैसी आएगी उसकी वेलोसिटी दम से जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो? तो वो वेलोसिटी जो मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है ना, वो अगर ज्यादा टाइम लेगा चेंज होने में तो फोर्स कम अप्लाई होगा, ज्यादा टाइम लेगा फोर्स कम अप्लाई होगा, कम टाइम लोगे फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। आप जाके ऐसा हाथ पकड़ के बॉल को खींचोगे तो ज्यादा जोर से लगेगी आपके हाथ में, बॉल आ जाएगी हाथ में नो डाउट, बट आपको बहुत ज्यादा लगेगी भी हाथ में, फोर्स अप्लाई, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करोगे आप बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि अपन हाथ पीछे करके कैच करें। ठीक है, ओके, तो क्या लिखे? इफ द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोमेंटम चेंज टेक्स प्लेस इज लार्ज, comma, the force experienced will be less, the force experienced will be less। the force experienced will be less। इसका वाइस वर्सा भी होगा ना कि if the time interval of change of momentum is less, the force experience will be more। समझ में आ रहा है इसका उल्टा पॉइंट? हो गया ना, समझ गया ना? एंड वाइस वर्सा करके लिख के छोड़ दो, एंड वाइस वर्सा, VICE VERSA, पहले सुना कभी? यस सर, थोड़े सर उसको उल्टा है। जैसे सब्लिमेशन बोलते हैं ना कि सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब गैस भी सॉलिड होगा तो भी सब्लिमेशन होगा। बोथ डेफिनेशंस आर सब्लिमेशन ओनली। समझ रहे हैं?
चलो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, इसके नीचे लिखना एग्जांपल, एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लिखना, बोलो। सर A cricket player lowers his hand. A cricket player lowers, LOWERS, अपना हाथ नीचे लाएगा, पीछे लाएगा या नीचे लाएगा, ठीक है। मतलब अगर बॉल ऊपर से ऐसे नीचे आ रही है तो वो ऐसे नहीं पकड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे हाथ को नीचे लाके ऐसा पकड़ता है, राइट, है ना। और अगर ऐसे आ रही है तो पीछे लाता है, दोनों में ही वो टाइम बढ़ा रहा है। बॉल ऐसे ऊपर आ रही है तो ऐसे पकड़ के नहीं लेता, है ना, वो पीछे लाता है पूरा। और अगर ऐसे उसकी तरफ ही आ रही है तो वो ऐसे पीछे लाएगा, वरना नीचे लाएगा या पीछे लाएगा, दोनों ही केस में वो बॉल को टाइम दे रहा है, और ताकि मोमेंटम चेंज में थोड़ा टाइम और लगे, समझ रहे हैं। A cricket player lowers his hand while catching a ball. Lowers his hand while catching a ball. Full stop. By doing so, by doing so, by doing so, the player increases T in a time. By doing so, the player increases time. यानी कि T. Because of which, because of which, because of which the force experienced by his hand is less. Because of which, because of which the force experienced by his hands is less. Because of which the force experienced by his hands will be less. समझ गए एग्जांपल एवरीवन? चलो सेकेंड एग्जांपल बोलो। Vehicles are fitted with, vehicles are fitted with, vehicles are fitted with शॉकअप्स, शॉकर्स भी बोलते हैं उनको, या शॉकअप्स। Vehicles are fitted with shockups, जो स्प्रिंग जैसा होता है ना, स्प्रिंग ऐसे नीचे तुरंत नहीं आता ना, धीरे से आता है नीचे, ठीक है। which increases the, which increases the, which increases the time of, which increases the time of, which increases the time of transmission, which increases the time of transmission of force, of फोर्स। देखो जो टायर ने फोर्स फील किया है ना, वो स्पीड ब्रेकर के कारण या गड्ढों के कारण, टायर पे फोर्स लगा ना, प्रेशर लगा ना टायर के ऊपर, वो तुरंत आपको अंदर फील नहीं होगा। इट विल टेक टाइम टू कम टू यू, दैट फोर्स विल टेक सम टाइम टू कम टिल यू। तो आपकी राइड भी कंफर्टेबल होगी, आपकी गाड़ी को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, बॉडी को, वरना कुछ दिनों बाद आपकी गाड़ी धड़धड़ धड़धड़ आवाज करेगी, समझ रहे, ब्रेकर से निकलेगी तो। which increases the time of transmission of force from the road to the seat of vehicle, from the road to the seat of vehicle, जहां आप बैठते हो। कभी ऐसा ना, आप तेज गाड़ी चला के निकलोगे तो टाइम कम लगा आपको ब्रेकर से निकलने में, बट आपको फोर्स ज्यादा लगा होगा, आपको फील हुआ होगा कि हाँ गाड़ी ज्यादा उचकी होगी, आपके बैक में भी शायद पीठ में भी झटका लगा होगा ऐसा होने से, ठीक है। हाँ ऊपर उड़ जाते हैं फोर्स ज्यादा लगा तो, ठीक है। तो सीट्स ऑफ व्हीकल, बिकॉज ऑफ दिस, सीट्स ऑफ व्हीकल लिख रही है ना, बिकॉज ऑफ दिस लेस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, बिकॉज ऑफ दिस लेस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, because of this
less force is experienced by the passengers, less force is experienced by the passengers, and the ride becomes comfortable. And the ride becomes comfortable. And the ride becomes comfortable. ठीक है, ये दोनों एग्जांपल में टाइम ज्यादा लिए, फोर्स कम एक्सपीरियंस हुआ, राइट? दोनों एग्जांपल वही थे ना। क्रिकेट वाले में भी वो टाइम ज्यादा ले रहा था, बॉल को पीछे, हाथ को पीछे करके या नीचे करके, और फोर्स कम एक्सपीरियंस हो रहा था। यहाँ पे भी शॉटअप्स आपके टाइम ज्यादा लेंगे ताकि फोर्स धीरे से ट्रांसमिट हो ऊपर तक, तो कम फोर्स लगेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल कराटे वाला लिख लेते हैं, जहां कम टाइम ले रहे हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगा। फुटबॉल का क्या? हाँ, देखो, थर्ड एग्जांपल, a karate player breaks a pile of bricks, पाइल मतलब एक ब्रिक नहीं होगी, एक के ऊपर एक दो चार ब्रिक होगी, वो एक साथ तोड़ देता है उसको, PILE। A karate player breaks a pile of bricks with a single blow, with a single blow, एक बार में, है ना? First up, he does this activity very fast, जिससे वो क्या करता है? हाँ, टाइम कम करता है ना। He does this activity very fast, thereby reducing time. Full stop. Because of this, a large force acts on the bricks. Act na, ACT. Because of this, large force acts on the bricks, which is enough to break the pile of bricks. Which is enough to break the pile of bricks. Which is enough to break the pile of bricks. Which is enough to break the pile of bricks. ठीक है? और टेक्निक भी होता है उनका ये वाला हाथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, इसलिए वो मार पाते हैं। आप मारोगे तो आपके हाथ टूट जाएंगे। उनको ट्रेनिंग की होती है, पहले दिन तो ना उनको टीटा पकड़ा देंगे, उन्हें मारो टूट जाएगा। उनकी ट्रेनिंग होती है ना, उनका ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, जिससे वो फोर्स भी उतना लगा पाते हैं। ठीक है, आप जोश में मार दोगे, हो सकता है टूट भी जाएगा, ठीक है, बट लगेगा भी हाथ में। उनको नहीं लगता हाथ, बिकॉज उनका हाथ इतना ज्यादा टफ हो गया है कि उनको नहीं फील होता वो पेन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल लिखना, ये मोमेंटम पे बेस्ड है। कुछ क्वेश्चन F इज इक्वल टू ma पे। तो अपन दो फॉर्मूले पढ़ लेंगे चैप्टर में अभी तक। एक हो गया आपका F इज इक्वल टू ma, एक हो गया मोमेंटम m into v, और एक हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन दोनों कंबाइन कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक, what would be the force required? Question, what would be the force required
what would be the force required to produce an acceleration of 2 meter per second square, 2 meter per second square on a body of mass 12 kg. 1 meter square on a body of mass 12 kg. Acceleration of 2 meter per second square on a body of mass 12 kg. रुको क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ देखो, ये एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का। क्वेश्चन समझना है सबको? अगर आपको एक 12 किलो की बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर? हमें क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये 12 किलो का बॉडी है, इसमें मुझे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर? हमें क्लियर? हाँ, कितना न्यूटन फोर्स मुझे देना पड़ेगा इसको ताकि इसका एक्सेलरेशन 2 हो जाए? क्वेश्चन क्लियर है? सेकेंड पार्ट लिखना क्वेश्चन का, क्वेश्चन मार्क डाल दो यहाँ पे तो ना, कंटिन्यू करके एक बार क्वेश्चन लिखना। व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन, व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन, व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन, व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन इफ द फोर्स वाज डबल्ड, इफ द फोर्स वाज डबल्ड। समझ गए? पहले आप फोर्स निकालो, फिर अगर उस जो फोर्स आया उससे डबल फोर्स लगाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले लिखो क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में। आपको मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है बॉडी का। एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास आपको 12 केजी गिवन है। तो फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। या दो वैल्यू पुट करो। देखो अभी दोनों सही यूनिट में है ना, ये भी अपने ऐसा यूनिट में है, ये भी अपने ऐसा यूनिट में, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये मास ग्राम में दिया होता तो पहले आपको केजी में कन्वर्ट करना होता है। मैं क्लियर? सब ऐसा यूनिट में होने चाहिए, सब एक जैसे यूनिट में होने चाहिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फोर्स? 12 इंटू 2 यानी कि 24 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, सबका आया 24 न्यूटन। ये हुआ फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। अब नीचे में लिखना, when the force is doubled, when the force is doubled, when the force is doubled, अब नया फोर्स कितना हो गया? 48 डबल, तो उसको नाम ना F डैश दे देना या F1 दे देना, जो भी है वो नाम अलग दे देना उसको। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 24 दैट इज 48 न्यूटन का फोर्स लगा। मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मास तो अभी 12 केजी होगा, मास आपका 12 केजी। तो अब ए निकाल लोगे? यस सर, 4 आ गया। F बाय N 48 बाय 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। श्योर? समझ में आ रहा है? तो ये उसका नया एक्सेलरेशन, जब फोर्स डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन भी डबल हो गया। देखो कहां 2 था, फोर्स डबल किए तो एक्सेलरेशन भी डबल हो गया। देखो फोर्स अगर आपने डबल किया तो अब नया फोर्स 24 का डबल 48 होगा, है ना? मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा बॉडी का। आपको अगर मैं पहले धीरे से धक्का दूं फिर मैं जोर से धक्का दूं तो आपका मास चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं धक्का ही दिलवाता रहता कि चलो मास कम हो जाएगा। ठीक है, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने ज्यादा फोर्स से अप्लाई किया बॉडी में तो उसका मास चेंज होगा, नहीं होगा। मास विल बी सेम जो पहले था। तो अब नया एक्सेलरेशन निकालना है। मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको ma दिया है, फोर्स निकालने बोला है। सेकंड पार्ट में आपको फोर्स और मास दिया है, एक्सेलरेशन निकालने बोला है। फॉर्मूला सेम यूज होगा दोनों में, F = ma, निकल जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन सबको? मास को वेट भी बोल सकते हैं? नहीं, वेट इज डिफरेंट थिंग। अभी तक बोलते हुए आए होंगे बट अब नहीं बोलेंगे। ठीक है, जी फोर्स तो फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। वेट नीचे लग रहा है ना, मैं अगर खड़ा हूं तो जो दबाव नीचे लग रहा है ना अर्थ पे, उसको हम वेट बोलते हैं। मास एक्चुअल कंटेंट बॉडी का कितना है, कितना किलो है ना? ये हाथ कितने किलो का है,
पर ये हाथ जब नीचे रखाएगा तब कितना वजन देगा नीचे, कितना फोर्स लगाएगा नीचे, फोर्स लगेगा कि नहीं, हाथ नीचे रखूंगा तो वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ना वो हाथ नीचे, उसको वेट बोलते हैं। पर उसका एक्चुअल में क्वांटिटी कितना है उसको अपन मास बोलते हैं, समझ रहे? चलो एक क्वेश्चन और लिखो फिर एंड करते हैं। देखो, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम। अब देखो यहाँ ग्राम में दिया है, ये ग्राम में दिया ना, 70 ग्राम 70 ग्राम की बॉल होगी। अब अगर मास ग्राम में दिया हो तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने बोला अभी आपको ना। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम moving with a velocity of 0.5 meter per second, moving with a velocity of 0.5 meter per second, 0.5 meter per second, ये उसकी वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से वो आ रही है, ठीक है। is stopped by a player, is stopped by a player, is stopped by a player in 0.5 second, in 0.5 सेकेंड। कैच करने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 1 सेकेंड नहीं लगता, तुरंत बॉल आके चिपक जाती है। 0.5 सेकेंड में उसने बॉल को रोक दिया, ठीक है। फुल स्टॉप। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू स्टॉप द बॉल, टू स्टॉप द बॉल, what is the force applied by the player to stop the ball? Stop the ball मतलब velocity zero, ये समझना जरूरी है। तो क्या क्या दिया है हमें? We are given mass that is 70 ग्राम, इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे? क्या? 1000 से एक एक जीरो कैंसिल, 0.07 किलोग्राम, ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दी हुई है उसकी, इसको u ले लेना, ठीक है। इसको क्या ले लेना? u, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकंड, ओके। और इसको रोकने में टाइम कितना लगा? 0.5 सेकंड। और टाइम हो गया ना, ठीक है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्यों जीरो लिख रहे हैं? स्टॉप हो गया, बॉल स्टॉप्स, ये लिखना है, याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि क्वेश्चन में बॉल स्टॉप्स लिखा है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। समझ गए ना? अपन को निकालना क्या है? है ना? तो अपने पास फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल्स टू mv माइनस mu अपॉन t। mv तो जीरो हो जाएगा पूरा, v जीरो है ना, तो जीरो माइनस m आपका 0.07 और u आपका 0.5, राइट? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अपॉन 0.5, राइट? तो फोर्स कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, नीचे का 0.5 ऊपर का 0.5 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो माइनस तो रहेगा, पर 0.07 इंटू 0.5 अपॉन 0.5, ये 0.5 कैंसिल, आपका फोर्स कितना आया? 0.07 न्यूटन। और ये नेगेटिव आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका ये फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है। जैसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता था, रिटार्डेशन नेगेटिव होता था ना, क्योंकि रिटार्डेशन बॉडी को रोकने के लिए होता था। यहाँ भी तो ये फोर्स बॉडी को रोकने के लिए लगाया जा रहा है ना, तो ये एक नेगेटिव फोर्स है, ये एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स है। समझ में आ रहा है? यहाँ नेगेटिव लिख के नीचे एक लाइन लिखना, द नेगेटिव साइन represents, the negative sign represents, the negative sign represents a retarding force। रेजिस्टिव नहीं लिखा है तो मत लिखो, नया वर्ड आ रहा है, अदरवाइज आप लोग रिटार्डिंग फोर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। द नेगेटिव साइन represents retarding force, ठीक है। तो फोर्स नेगेटिव आएगा तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है,
वो रोकने वाला फोर्स है, तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तभी तो फर्क समझ में आएगा ना कि फोर्स मतलब पुश हो रहा है कि पुल हो रहा है, दोनों में डायरेक्शन में फर्क है ना, समझ रहे हो? अगर मैं पुश करूंगा तो आप उधर जाओगे, मैं पुल करूंगा तो आप इधर आओगे, दोनों में डायरेक्शन चेंज है ना। आप पहले में उधर जा रहे हो और दूसरे में मेरी तरफ आ रहे हो, तो आपको बताने के लिए डायरेक्शन पता होना चाहिए ना, कि मैं अगर ऐसा लगाया तो पॉजिटिव फोर्स और इधर खींचा तो नेगेटिव फोर्स, या इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, साइन में चेंज होकर समझ में आएगा कि कौन सा फोर्स कैसा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल अपन 1-2 न्यूमेरिकल और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर अपन थर्ड लॉ की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है सब?